क्या आपने कभी देखा है कि जब हम गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाकर इसे रात भर के लिए छोड़ देते हैं तो दूध दही में बदल जाता है। यह प्रोकैरियोटिक जीवों, विशेष रूप से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के काम का एक जीवंत उदाहरण है। हम कल्पना कर सकते हैं कि ये सूक्ष्म जीव कितना अधिक परिवर्तन करने में सक्षम है। प्रोकैरियोटिक जीव यानी वे जीव जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं, उन्हें मोटे तौर पर दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है: बैक्टीरिया यानी जीवाणु और आर्किया। ये दोनों सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव हैं। बैक्टीरिया विभिन्न प्रकार के आवासों में और कई आकारों में पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम थोड़ी ही देर में चर्चा करेंगे। दूसरी ओर आर्किया आमतौर पर गर्म झरनों, गहरे सागर के उष्ण जलीय निकास, सल्फर वेंट इत्यादि जैसे चरम वातावरणों में पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम बैक्टीरिया के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैक्टीरिया का व्यास लगभग 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन उनका यह सूक्ष्म आकार उनके किसी भी कार्य में बाधक नहीं होता है, बल्कि उनके प्रजनन में, भोजन और पोषक तत्व प्राप्त करने में और अपने कोशिकीय शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालने में सहायक होता है। कई बैक्टीरिया जिनसे हम परिचित हैं वे रोगजनक भी होते हैं और ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस इत्यादि जैसे संक्रामक रोग उत्पन्न कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कई बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, जिसका उपयोग फूड इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसी तरह हमारे पाचन तंत्र में भी कई अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन को पचाने और पोषक तत्वों का अवशोषण करने में हमारी मदद करते हैं। समुद्र में मौजूद साइनोबैक्टीरिया जमीन पर मौजूद पौधों की तुलना में अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अधिक ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह समझने के बाद चलिए देखते हैं कि एक बैक्टीरिया की कोशिकीय संरचना किस तरह दिखाई देती है। अब चूंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसलिए इनमें झिल्ली से घिरा हुआ कोई केंद्रक नहीं होता है। इसके बजाय इनका डीएनए न्यूक्लियोइड यानी केंद्रकाय क्षेत्र में कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। बैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य में मौजूद कोशिकांग भी झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच ये दो मुख्य अंतर हैं। यदि आप इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं के बीच अंतरों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं पर हमारा वीडियो देख सकते हैं। अब हालांकि बैक्टीरिया में विशिष्ट कार्य करने वाले अंगक नहीं होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया की प्लाज्मा झिल्ली में मीसोसोम नामक विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों जैसे डीएनए का द्विगुणन करना, श्वसन, कोशिका भित्ति का निर्माण करना इत्यादि में मदद करती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 50S और 30S इन दो उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। ये उप इकाइयाँ मिलकर 70S राइबोसोम का निर्माण करती हैं। 50S बड़ी उप इकाइयाँ होती हैं और 30S छोटी उप इकाइयाँ होती हैं। अब यहाँ 50S और 30S से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में इनका योग 70S नहीं होता है। यहाँ 70S या 30 या 50S में S का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट से है, जिसका उपयोग किसी कण की अवसादन दर के आधार पर उसके आकार को मापने के लिए किया जाता है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति एक कठोर प्रतिरोधी परत होती है जो बैक्टीरिया को बाहरी कारकों से बचाती है। यह पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, जिसके बारे में हम थोड़ी ही देर में चर्चा करेंगे। कोशिका भित्ति कैप्सूल की एक परत से घिरी होती है जो ग्लाइकोकैलिक्स से बनी होती है। यह कैप्सूल भी एक कठोर परत होती है, लेकिन यदि कोशिका भित्ति ग्लाइकोकैलिक्स की एक ढीली परत से ढकी है तो उसे स्लाइम लेयर कहा जाता है। चलायमान बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति से तंतुमय उभार निकले होते हैं, जिन्हें फ्लैजिला या कशाभिका कहा जाता है। ये फ्लैजिला बैक्टीरिया को गति करने में मदद करते हैं। फ्लैजिला के अलावा कोशिका की सतह से पाइलस यानी रोम और फिब्रियो यानी झालर नामक संरचनाएं भी निकली होती हैं
और ये संरचनाएं कोशिका को किसी अधः स्तर या मेजबान कोशिका से जुड़ने में मदद करती हैं। बैक्टीरिया बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन द्वारा जनन करते हैं। यह जनन की काफ़ी आसान विधि होती है। इसमें सबसे पहले डीएनए का द्विगुणन होता है, यानी उसकी प्रतिकृति बनती है, और इसके बाद कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है और डीएनए दोनों संतति कोशिकाओं में वितरित हो जाता है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें नए जीव का निर्माण काफ़ी तेजी से होता है। जैसे जनन के इस तरीके से ई कोलाई में 4 से 20 मिनट में बड़ी संख्या में कोशिकाओं का जन्म हो जाता है। इनमें एक प्रकार का लैंगिक जनन भी देखने को मिलता है जिसमें प्लाज्मिड शामिल होते हैं। प्लाज्मिड जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाने वाले सूक्ष्म एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए वृत्त होते हैं, अर्थात ये बैक्टीरिया के मुख्य क्रोमोसोम से अलग पाए जाने वाले डीएनए होते हैं। इन प्लाज्मिड में ऐसे जीन होते हैं जो इन्हें एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बना देते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने और उन्हें अधिक संक्रमण पैदा करने से रोकने के लिए किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि प्लाज्मिड में मौजूद इन विशिष्ट जीनों को, जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बना देते हैं, इन जीनों को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरित किया जा सकता है। आइए अब बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को समझते हैं। यह पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, जो शर्करा और अमीनो अम्लों से बना एक पॉलीसेकेराइड होता है। यह प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर एक जालीदार परत बनाती है। अब कोशिका भित्ति कैसे व्यवस्थित होती है, इसके आधार पर बैक्टीरिया को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक। लेकिन यहाँ इस ग्राम शब्द का क्या मतलब है? यहाँ ग्राम कोई माप की इकाई नहीं है, बल्कि यह नामकरण उस जीव वैज्ञानिक के नाम पर किया गया है जिसने विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के बीच अंतर करने के लिए अभिरंजन प्रक्रिया का विकास किया था। ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया में एक मोटी पेप्टिडोग्लाइकन परत होती है, इसलिए जब ग्राम अभिरंजन प्रक्रिया की जाती है और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो यह उन्हें बैंगनी रंग देता है। दूसरी ओर ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया में एक पतली पेप्टिडोग्लाइकन परत होती है, लेकिन इनमें कोशिका भित्ति के बाहर एक बाहरी झिल्ली होती है जो लिपोपॉलीसैकेराइडों और प्रोटीन से बनी होती है। इसलिए जब ग्राम अभिरंजन प्रक्रिया की जाती है और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो ये बैक्टीरिया लाल रंग में अभिरंजित हो जाते हैं। इस प्रकार अभिरंजन विधि के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया में अंतर कर सकते हैं। यदि इनमें मोटी कोशिका भित्ति है तो ग्राम अभिरंजन प्रक्रिया के दौरान ये बैक्टीरिया बैंगनी रंग से अभिरंजित होते हैं, लेकिन यदि इनमें एक पतली पेप्टिडोग्लाइकन परत है और उसके ऊपर लिपोपॉलीसैकेराइडों और प्रोटीन से बनी झिल्ली है तो ग्राम अभिरंजन प्रक्रिया के दौरान ये बैक्टीरिया लाल रंग दर्शाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस और स्टैफिलोकोकस ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के उदाहरण हैं, जबकि ई कोलाई और साल्मोनेला ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया के उदाहरण हैं। अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले चलिए बैक्टीरिया के कुछ सामान्य आकारों के बारे में भी जान लेते हैं। तो बैक्टीरिया को मूल रूप से उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में रखा गया है। पहला समूह है बैसिलस, जो छड़ के आकार के होते हैं, और इसका एक उदाहरण लैक्टोबैसिलस है जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में चर्चा की थी। इसके बाद दूसरा समूह है विब्रियो, जो कॉमा के आकार के होते हैं। इसका एक उदाहरण विब्रियो कॉलेरा है, जो मनुष्य में हैजा संक्रमण उत्पन्न करने वाला रोगाणु है। तीसरा समूह है स्पाइरिलम यानी सर्पिलाकार बैक्टीरिया। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसका एक उदाहरण है, जो मनुष्य में पेट के अल्सर का कारण बनता है। इसके बाद अंतिम समूह है कोकस, जो गोलाकार होते हैं। यहाँ इनमें से प्रत्येक गोलाकार संरचना एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरियल सेल यानी कि कोशिका है। इस प्रकार यदि केवल एक गोलाकार कोशिका मौजूद है तो इसे मोनोकोकस कहा जाता है, और यदि 2 कोशिकाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं तो उन्हें डिप्लोकोकस कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि 2 कोशिकाओं के जुड़े होने का यह मतलब नहीं है कि यह बहुकोशिकीय जीव है, यह अभी भी एक कोशिकीय जीव ही है। इसी तरह यदि बहुत सारे कोकस एक साथ मिलकर इस तरह एक लड़ी या स्ट्रिंग बनाते हैं तो इसे स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है।
यह स्ट्रेप्टोकोकस मनुष्यों में गले की खराश उत्पन्न करता है। वहीं यदि बहुत सारे कोकस इस तरह एक साथ इकट्ठा हैं तो इसे स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया कहा जाता है। यह भी मनुष्य में संक्रमण उत्पन्न करता है। अब इन बैक्टीरिया के बारे में आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये अंतरिक्ष में भी जीवित रह सकते हैं। वास्तव में कुछ बैक्टीरिया अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाए गए थे। इस दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने पाया कि इनकी कुछ प्रजातियां अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती हैं। यह बात हमें आश्चर्यचकित करती है। और क्या इसका मतलब यह है कि प्रोकैरियोटिक जीव वास्तव में अन्य ग्रहों से आए एलियन हैं? इसके बारे में आप सोचिए।